हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी हैं और इंफॉर्मेशनल भी हैं। तो देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन चेंज इट्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमको दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट की अपन पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं, फिर किसी ऑब्जेक्ट की अपन शेप चेंज कर सकते हैं, ऑल द एबव। तो देखिए, ये चीज़ सही है। ये हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो लास्ट करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि देखिए, फोर्स लगा के हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर पाते हैं, स्टेट चेंज कर पाते हैं, शेप चेंज कर पाते हैं। तो अगर सभी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ऊपर के सभी ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट। इसीलिए देखिए, ये चारों ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है, इसमें नीचे लिखा है ऑल द एबव, यानी कि यही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया क्या गया है? अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो देखिए, बोल रहा है कि मोमेंटम में चेंज का रेट बताना है। इसका मतलब ये है कि अपने को बोल रहा है कि डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू बताइए, मतलब डेल पी बाई डेल टी क्या होता है। तो अगर डेल पी बाई डेल टी को देखा जाए तो हमने देखा था ये होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखा था कि अगर मोमेंटम के रेट में अपन चेंज करें, मोमेंटम के रेट में अगर चेंज करें तो ये फोर्स के बराबर होता है। और इसको हमने देखा था डेल पी बाई डेल टी, और इसकी वैल्यू एम ए के बराबर भी होता था। ये चीज़ हमने देखा था, तो प्रीवियस लेक्चर में हम ये चीज़ कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन अपने को दिया गया है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि इफ़ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ एम। तो देखो, मास दे दिया है एम के बराबर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वेलोसिटी वी, तो वेलोसिटी दिया है वी, ठीक है। एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए अपने को दिया गया है। बोल रहा है कि एंड फोर्स अप्लाइड इज़ एफ, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो एफ है। देन, तो देखिए रिलेशन क्या क्या दिया गया है, एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब जो फोर्स होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ये बोल रहा है। फिर सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है वो एफ बाई एम होता है, जो एक्सेलरेशन होता है एफ बाई एम होता है, ये चीज़ है। फिर एक्सेलरेशन एफ बाई एम। तो देखिए, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आप सबको पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो ए इक्वल्स टू एफ बाई एम ये होता है। देखिए, हमने इससे देख लिया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करें तो बोल रहा है कि एफ इज इक्वल्स टू एम बाई ए, तो ऐसा तो है नहीं, एफ इक्वल्स टू एम ए है, एम बाई ए नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो एम इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी, तो फोर्स मास क्या फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, तो नहीं होता है, मतलब डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे बाय द वे दो ऑप्शन करेक्ट हो गया है। एक हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, इसको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हमसे ये बोल देता है कि एक से अधिक ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है, ये बोल देता है। तो ये भी देख लिया हमने। चलिए अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि इफ़ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ एम, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एम दिया गया है, ठीक है। वेलोसिटी वी, जो वेलोसिटी है वो वी दे दी गई है। एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन अपने को ए दे दिया गया है, ठीक है, एक्सेलरेशन ए है।
एंड मोमेंटम इज़ p, मोमेंटम p दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है देन, देखिए m दिया है, v दिया है, a दिया है और p दिया है, तो p से हमसे पूछ रहा है कि p क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे। तो अगर मोमेंटम की बात की जाए तो देखिए मोमेंटम क्या क्या होता है। तो देखिए अगर p इज इक्वस टू बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, ये होता है। फिर अगर मोमेंटम की बात करें तो जैसा कि हमने देखा था कि जो एक्सटर्नल फोर्स यानी फोर्स होता है वो डेल p बाई डेल t के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से चेंज इन मोमेंटम की बात करें, मतलब डेल p की बात करें, तो डेल p इज इक्वस टू आ जाएगा f इंटू डेल t, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया है हमारा। तो अब यहाँ पे चलिए ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं अपन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो P इज इक्वस टू, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कि P इज इक्वस टू मास इनटू वेलोसिटी, और हमने देखा भी है कि जो मोमेंटम यानी P होता है वो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो मोमेंटम बोल रहा है कि मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, बिल्कुल ये रॉन्ग है। मोमेंटम जो होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है। जो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स होता है, ये हमें पता है, यानी कि बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन की बात करें तो P इज इक्वस टू वी बाई एम दिया है, तो ये भी गलत है क्योंकि P इज इक्वस टू एम इंटू वी है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन अपने को दिया गया है P इज इक्वस टू एम बाई वी, तो ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा कि मास अपॉन वेलोसिटी नहीं होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने को क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th नंबर का क्वेश्चन है, और ये समझिए, ये अपने को बोला गया है कि न्यूटन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, बोला है कि न्यूटन जो होता है किसकी एसआई यूनिट है। तो देखिए अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो ये जो न्यूटन दिया गया है वो फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि न्यूटन जो होता है ये फोर्स इक्वल्स टू ma के बराबर होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और इसकी जो यूनिट होती है, देखिए मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को अपन न्यूटन बोलते हैं। देखो बच्चों आप सभी लोग ना एक तरफ से ध्यान देते चलना कि क्या क्या चीज़ बताया जा रहा है। तो देखिए अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन किसकी यूनिट दिख रही है आपको, फोर्स की यूनिट दिख रही है। तो ये बोलेंगे, अब सबसे पहले सर्च करिए फोर्स कहाँ दिया गया है, तो फोर्स यहाँ पे सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। वर्क डन की जो यूनिट की बात करें तो आप चलिए ध्यान दिए, वर्क डन की यूनिट होती है मीटर जूल, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और वेलोसिटी की यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ये होता है। अगर बात करें मोमेंटम के यूनिट की तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अगर हम मोमेंटम की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम की यूनिट होती है, यानी कि न्यूटन जो यूनिट होती है वो फोर्स की, और सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये भी चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं इम्पल्स, कि इम्पल्स है क्या। तो देखिए अगर हम इम्पल्स की बात करें तो आप सभी लोग देखिएगा, ये चीज़ हमने नहीं बताया था लेक्चर्स में, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि इम्पल्स होता क्या है। तो देखिए अगर हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो इम्पल्स वो चीज़ होती है, मतलब ऐसे बोलेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, बहुत छोटा टाइम इंटरवल का मतलब अपन डेल टी बोल देंगे, ठीक है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जब एक बहुत बड़ा फोर्स लगाया जाता है। मैंने क्या बोला कि इम्पल्स वो चीज़ है कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा फोर्स किसी छोटे टाइम इंटरवल के मतलब छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगे, तो फोर्स और उस छोटे टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को बोला जाता है यहाँ पे इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स, ठीक है। तो इसे आई से डिनोट कर लीजिएगा।
तो ये होता है इम्पल्स। तो अब एक तरीके से और समझिएगा कि ये और क्या होता है। तो देखिए, अगर हम फोर्स की बात करें तो बच्चों देखिए, फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर मोमेंटम के फॉर्मेट की बात की जाए ऑप्शन के हिसाब से कि दिया है कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन कुल मिला के मोमेंटम की बात कर रहा है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू हमने देखा था कि डेल पी बाई डेल टी होता है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब फोर्स में डेल टी का मल्टीप्लाई कर दें, तो एफ डेल टी इज़ इक्वल्स टू डेल पी आ जाएगा। ये हम देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा फोर्स। तो ये चीज़ समझिएगा, फोर्स इज मतलब डेल डेल एफ इंटू डेल टी किसके बराबर है, डेल पी के बराबर है। और डेल पी का क्या मतलब होता है, डेल पी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये मतलब होता है डेल पी का। ठीक है, मतलब चेंज इन मोमेंटम को बोला जाता है इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है एफ इंटू डेल टी, और एफ एंड डेल टी को क्या बोला जाता है मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पी माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, फर्स्ट दिया है चेंज इन मोमेंटम, और ये हम देख रहे हैं कि जो इम्पल्स है एफ इंटू डेल टी वो किसके बराबर है, डेल पी के। और डेल पी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये होता है आपका इम्पल्स। तो ये गलत है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है, नॉट इम्पल्स। ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑल द अबव, ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए केवल और केवल चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे अब समझते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया क्या गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ, मेज़रमेंट ऑफ फोर्स मतलब जो फोर्स है उस फोर्स का मेज़रमेंट हम किस लॉ में हमने किया था। तो अगर आपको याद हो तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे, क्योंकि पहले हम बोले थे कि जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपन ये बोल देते हैं, मतलब डेल पी बाई डेल टी, और ये होता है एम इंटू ए के बराबर। और ये चीज़ हमने देखा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था, तो इसे आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे समझिए, तो हम कौन सा ऑप्शन बोलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो बोल रहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये गलत है। अब बात करें ऑल द एबव, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, केवल और केवल फोर्स का मेजरमेंट जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ जेट एरोप्लेन इज़ बेस्ड ऑन। तो देखिए, ये एक तरीके से जो जेट प्लेन है उसका जो फंक्शन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। तो अपन बोलते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन पेयर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर रॉकेट की बात करें या फिर एरोप्लेन की बात करें, तो एरोप्लेन में जो अपन देखते हैं कि धुआं निकलता है, तो धुआं जो होता है वो एरोप्लेन का एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन होता है। तो फिर जो धुआं होता है वो एरोप्लेन के ऊपर रिएक्शन करता है और एरोप्लेन आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक्शन और रिएक्शन, यानी कि एरोप्लेन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्शन रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर के ऊपर बेस्ड है। तो फिर ये एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमें देखने को मिलता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं, सेकेंड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट,
क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं, मतलब ये भी गलत है। डी की बात करें ऑल द एबव, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी ऑप्शन तो करेक्ट है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। तो चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया क्या गया है, बोल रहा है कि वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड व्हेन अ कार मेक्स अ शार्प टर्न एट हाई स्पीड, इट इज़ बेस्ड ऑन द। बोल रहा है कि जब किसी कार को किसी टर्न पे मोड़ा जाता है, किसी टर्न पे या किसी मोड़ पे मोड़ा जाता है, तो जो भी उसमें बैठा इंसान, आदमी, जानवर, कोई भी होता है, वो बाहर की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा होता है तो क्यों का रीज़न तो हम जान चुके थे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस लॉ के थ्रू हमने ये पढ़ा था। तो अगर आपको याद हो तो ये इनर्शिया में कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, बस चल रही है, बस रुकी हुई है, बस मुड़ रही है, तो इनर्शिया के कॉन्सेप्ट में आता था। और इनर्शिया किस में था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में था। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी हमने ये चीज़ नहीं देखा था, और फर्स्ट लॉ की देखें तो फर्स्ट लॉ में हमने देखा था। तो देखिए, अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे कि बताइए ये इनर्शिया का कौन सा केस है, तो ये केस है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का केस। ठीक है, जब कार की डायरेक्शन को अपन बेंड करते हैं, कार की डायरेक्शन को मोड़ते हैं, तो वहाँ पे ये केस देखने को मिलता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया का केस है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसमें से हम बोलेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन की बात करें तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ऊपर के सभी ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया क्या गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ बोल रहा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ कॉल्ड द। बोल रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया का जो केस होता है या लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, क्या वो थर्ड लॉ ऑफ इनर्शिया को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं? बिल्कुल गलत है। थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं बोलते। क्या बी ऑप्शन देखिए, क्या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अपन लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं? बिल्कुल ऐसा ये भी नहीं है। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्या डी ऑप्शन देखा जाए तो ऑल ऑफ द एबव, क्या सभी ऊपर के सही हैं? गलत हैं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू। बोल रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बोल रहा है कि सम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जो फोर्स होता है, क्या सम मास और एक्सेलरेशन का सम होता है क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन ऐसा बोल रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड बोल रहा है सम ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो फोर्स होता है, क्या मास, ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी के सम के बराबर होता है? तो ऐसा तो नहीं होता है, मतलब बी ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ, सी ऑप्शन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी, कि जो फोर्स होता है क्या वो ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है क्या? नहीं, ये भी नहीं होता है, मतलब सी ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। डी ऑप्शन की बात की जाए तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन, बोल रहा है कि जो फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन, आगे प्रोडक्ट था वो हट गया है, तो यहाँ पे था प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन, और डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मतलब ऊपर के बाकी तीन ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट, और हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
चलिए अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ फुटबॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज द इनर्शिया ऑफ। बोल रहा है कि फुटबॉल है और स्टोन है, दोनों का साइज सेम है, तो इनर्शिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें इनर्शिया की, तो इनर्शिया जो होता है वो मास की प्रॉपर्टी होती है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मास, यही होता है इनर्शिया। यानी कि जिसका मास जितना ज़्यादा, ऐसे समझें कि जिसका मास जितना ज़्यादा उसकी इनर्शिया भी उतनी ही ज़्यादा, या जिसकी इनर्शिया ज़्यादा इसका मतलब उसका मास ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर स्टोन और फुटबॉल की बात करें तो आपको पता है कि अगर मास ऑफ स्टोन की बात करें और मास ऑफ फुटबॉल की बात करें तो हमेशा मास ऑफ स्टोन ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर दोनों सेम साइज़ के हैं तो मास ऑफ स्टोन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ फुटबॉल। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्टोन का इनर्शिया है, मतलब इनर्शिया ऑफ स्टोन इज़ ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ फुटबॉल, ऐसा बोल देंगे। क्योंकि मास किसका ज़्यादा है, मास स्टोन का ज़्यादा है, तो इनर्शिया भी किसका ज़्यादा होगा, स्टोन का ही होगा। अब देखिए यानी कि हम देख रहे हैं कि स्टोन का जो इनर्शिया है वो ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि स्टोन इज़ ग्रेटर इनर्शिया, तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट की बात करें बोथ इज़ सेम, क्या दोनों का इनर्शिया सेम होगा, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, ये गलत बात है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं फुटबॉल इज़ ग्रेटर, मतलब जो फुटबॉल है उसका इनर्शिया क्या ज़्यादा होगा, बिल्कुल गलत है ये बात। नन ऑफ द एबव बोल रहा है कि ऊपर में से कोई नहीं, अरे ये भी गलत है, ऊपर वाला तो है ही ना। मतलब कुल मिला के फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, अपने को ये बोल रहा है कि अ बॉलर यूजेस टू रन बिफोर थ्रोइंग द बॉल टू इंक्रीजेज। बोल रहा है कि जो बॉलर है वो बॉल को लेकर दौड़ता है किस चीज़ के लिए, मतलब क्या चीज़ बढ़ाना चाहता है कि वो लेके दौड़ता है पीछे से। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो बॉलर है वो अपना मोमेंटम इंक्रीज करने के लिए, मोमेंटम इंक्रीज करने के लिए वो बॉल को लेके दौड़ता है। ठीक है, ये आप डायरेक्टली ध्यान रखिएगा। तो किसको, इम्पल्स के ऊपर कोई फ़र्क, मतलब इम्पल्स के ऊपर वर्क नहीं करता है, फोर्स के ऊपर भी वर्क नहीं करता है, फोर्स बाद में आता है। ठीक है, अगर इम्पल्स और फोर्स की बात करें तो ये बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले मोमेंटम में चेंज हो तभी तो, यानी कि वो मोमेंटम को इंक्रीज़ कराने के लिए गेंद को लेके पीछे से दौड़ता है। ठीक है, मतलब दो ऑप्शन तो पहले इनकरेक्ट हो गए, और बोल रहा है ऑल द अबव, उनमें से सभी के सभी हैं, नहीं सब नहीं है। ठीक है, केवल बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 kg। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, अब ध्यान से समझिएगा। इज़ मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बोल रहा है कि जो इसके पास वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ठीक है, इफ़ इट्स मोमेंटम इज़, तो p की बात कर रहा है कि मोमेंटम बताइए, p इक्वल्स टू क्या, मास इंटू वेलोसिटी होता है, बिल्कुल। मास 50 kg है, वेलोसिटी 20 है, अगर दोनों को देखा जाए तो 50 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगा। 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इनमें से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये भी इनकरेक्ट है, मतलब नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन फिर करेक्ट है। ठीक है, ये तो आपको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हमें पता ही है कि p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 40 kg, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है
40 kg के बराबर ये दे रखा है, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू गेट एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बोल रहा है कि फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी जब एक्सेलरेशन आपका आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। तो कुल मिला के हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ये होता है। मास की वैल्यू अगर देखा जाए तो मास दे रखा है आपका 40 और वेलोसिटी दे रखी है 2, तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन के बराबर, ठीक है। मतलब जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, 80 न्यूटन के बराबर, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ डबल। बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है उसको देखो, पहले फोर्स F था, बोल रहा है कि इट्स एक्सेलरेशन विल बी, जब हम बोलेंगे कि जब फोर्स F था तो एक्सेलरेशन A था, मतलब फोर्स था M इंटू ए, ठीक है। तो फोर्स F था, मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास M है उसका एक्सेलरेशन A है, तो फोर्स F के बराबर था। इसके बाद बोल रहा है ना कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ डबल। बोल रहा है कि जो फोर्स है उसको अपन डबल कर देते हैं। कुल मिला के एक्सेलरेशन के बारे में बात करा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होगा, फोर्स अपॉन मास ही होगा। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स को हम डबल कर दे रहे हैं, ये F डैश मान लेते हैं, ठीक है। मास तो वही रहेगा लेकिन फोर्स बदल गया है, तो ये 2F के बराबर ये फोर्स आ गया है, ठीक है। अपॉन में मास, मास सेम है तो ये आ गया। तो अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो 2 टाइम F/m ये आ जाएगा। तो अगर देखो पहले की बात की जाए तो अगर ऑब्जेक्ट का मास m था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन a था, तो फोर्स कितना था, तो फोर्स आपका F के बराबर होता था, और F इज इक्वल टू ma ये आता है, ठीक है। और यहाँ से हमसे पूछा था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m ये आता था, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि जब हम फोर्स को डबल कर देते हैं तो एक्सेलरेशन क्या के साथ क्या होगा। आप देखिए पहले का फोर्स F/m है, लेकिन F/m के प्लेस पे आप कितना पुट कर देंगे, F पुट कर देंगे, ठीक है, सॉरी A पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू कितनी है, F/m के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कि A डैश की वैल्यू बताइए, तो A डैश की वैल्यू के लिए हम बोल देंगे कि F/m और F 2F के बराबर है और m तो नीचे है, यानी कि एक्सेलरेशन 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। चलिए अब अपन देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, पूछा क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज़ अप्लाइड टू, मतलब जो कंजर्वेशन के रूल्स हैं वो किसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम आगे पढ़ेंगे, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। बस अभी आप कंसंट्रेट करिए, आप अभी ध्यान दीजिए कि ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो मोमेंटम, हाँ बिल्कुल आपने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हाँ मोमेंटम पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी देखिए कंजर्व हमेशा रहती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो पूरी तरीके से बर्बाद किया जा सकता है, ना तो उसको हम बोलते हैं कि उसको फॉर्म किया जा सकता है, ना उसको ख़त्म किया जा सकता है। केवल और केवल एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसके यहाँ पे ये है कि जो एनर्जी है वो भी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल द एबव। ऑल द एबव का मतलब ऊपर के सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, बिल्कुल। तो देखो ये 3 ऑप्शन अपन टिक नहीं करेंगे, अपन टिक करेंगे लास्ट ऑप्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन, मतलब अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो क्या होगा। बोल रहा है कि इट्स स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेज, नेक्स्ट है इट्स वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेज, नेक्स्ट है इट ऑलवेज फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ,
नेक्स्ट है अ फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट। तो देखो ऑप्शन मैच कराने से पहले थोड़ा एक्सेलरेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। तो देखिए हमें ये चीज़ पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होता है आपका निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों बोल सकते हैं कि बढ़ेगी। मतलब अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ठीक है, अगर ऐसा होता कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो हम दोनों में से मतलब मोस्ट सुटेबल आंसर फिर ये जाता आपका। ठीक है, कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, लेकिन हमसे ये बोला नहीं गया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसीलिए हम इन दोनों ऑप्शंस को पहले कट करेंगे। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है सी ऑप्शन में कि इट ऑलवेज फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। एक्सेलरेशन के केस में हमेशा ऐसा थोड़े होता है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाए। देखो अगर नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करा दें तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो अपन तो ये बोल ही नहीं सकते ना कि ये हमेशा नीचे की तरफ यानी अर्थ की तरफ है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि अ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन इट। हाँ ये बात सही है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या डी एक्सेलरेट कर रही है मतलब उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अगर दोनों में से कुछ भी हो लेकिन वहाँ पे फोर्स तो अप्लाई होगा। ठीक है, हमेशा फोर्स अप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अ फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अपन। देखो इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या दिया गया है। हमसे ये बोला है कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फ्री टू मूव। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है जो फ्री है मूव करने के लिए। इफ़ वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट देन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अनेबल टू अस टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोल रहा है कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बताने में सक्षम है, मतलब वो क्या हमें बता सकता है, वो इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई बॉडी है जिसका मास m दिया गया है, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब मास दिया गया है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो अब इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो देखिए फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हमको मास दे दिया है और फोर्स दे दिया है तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि अगर फोर्स दिया हो और मास दिया हो तो वेट कैलकुलेट किया जाता है। नहीं, वेट अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड के ऊपर मतलब स्पीड का पता चलता है, नहीं स्पीड का पता नहीं चलता है। यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हाँ एक बार ये बोल सकते हैं और एक बार क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है डी में कि पोजीशन के बारे में हम कुछ पता लगा पाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, पोजीशन के बारे में भी अपन पता नहीं लगा सकते। तो हम बोलेंगे इसमें कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। बात समझ में आ गई? चलिए अगर समझ में बात आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ मास ऑफ 1 kg, मतलब बोल रहा है कि मास जो दिया गया है मास 1 kg के बराबर है, ये दिया गया अपने को। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि दैट इज़ एबल टू मूव फ्रीली द ऑब्जेक्ट मूव विद अ। ठीक है, अब बोल रहा है कि किससे ये मूव करेगा। तो देखिए फोर्स अपने को दिया गया है, तो फोर्स दिया गया है 1 न्यूटन के बराबर, तो फोर्स अपने को 1 न्यूटन दे दिया गया है। अब देखिए फोर्स दिया है, मास दिया है, तो इससे हम केवल और केवल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे F अपॉन m। तो यहाँ से देखिए F की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू भी 1 है, तो
एम की वैल्यू भी 1 है, तो 1/1 इज आएगा 1 के बराबर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो यूनिट होती है, यूनिट किस चीज़ की, यूनिट एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखिए अगर ऑप्शन की बात करें तो 1 आया है, तो स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, तो हम स्पीड तो नहीं बता सकते, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड ये भी गलत है, क्योंकि इसकी यूनिट मैच नहीं कर रही है। देखो मैग्नीट्यूड तो मैच कर रहा है कि 1 दिया है, इसमें भी 1 दिया है, लेकिन यूनिट मैच नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है, स्क्वायर। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 10 दिया है। अब नेक्स्ट बोल रहा है डी ऑप्शन, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 आई है, मतलब डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो देखिए बोल रहा है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एन एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए हमको दिया गया है फोर्स और उस ऑब्जेक्ट का दिया गया है मास, ठीक है, दो चीज़ें हमें दे रखा है। अब देखो फोर्स दे रखा है और मास दे रखा है, तो F इज़ इक्वल्स टू ma ये होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, F/m आ जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, मतलब किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब कि यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। तो प्रोपोर्शनल का मतलब हम बोल देते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोलेंगे फोर्स के। तो द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, हाँ ये है, फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, तो यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑब्जेक्ट के फोर्स के, मतलब ये करेक्ट है। इसके बाद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी का तो कोई यहाँ पे खेल ही नहीं है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं, मास जो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट। द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 21 नंबर का क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसे समझिएगा। बोल रहा है कि इफ़ A एंड B आर टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस 6 kg एंड 34 kg रिस्पेक्टिवली, मत देन, बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास दे रखा है 6 kg और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 34 kg। अब हमसे आगे पूछ रहा है कि A हैज़ मोर इनर्सिया दैन B, मतलब बोल रहा है कि ये तो A का है, ये तो A के लिए है और ये B के लिए है। तो हमें पता है कि जो इनर्सिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, कि अगर जिसका मास ज़्यादा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि A का मास ज़्यादा है कि B का, तो B का मास ज़्यादा है, तो यानी कि B का जो इनर्सिया होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू A। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि B इज़ ग्रेटर देन IA, हम ये बोल देंगे कि B का इनर्सिया इससे ज़्यादा है। अब आप देखिए B ऑप्शन देखिए, B हैज़ मोर इनर्सिया देन A, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि A का जो इनर्सिया है वो B से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है यानी C कि A एंड B हैव द सेम इनर्सिया, A और B की जो इनर्सिया है वो सेम है, ये हमसे बोल रहा है, ये गलत है, ये गलत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन डी बोल रहा है कि नन ऑफ द एबव, मतलब ऊपर वाले में से कोई नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, बोल रहा है कि द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज रिफर टू
इन न्यूटन्स थर्ड लॉ। बोल रहा है कि न्यूटन के थर्ड लॉ पे एक्शन और रिएक्शन है। हाँ बिल्कुल सही है। अब बोल ऑप्शन किस तरीके से गिवन है, अब ऑप्शन की अपन बात करेंगे, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि मस्ट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो एक ही ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए, ये हमसे बोल रहा है। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि एक बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन नहीं लगता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि मे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। हाँ ये सही है कि ये हो सकता है कि मे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, लेकिन हाँ ये नहीं बोल सकते, नहीं, मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी ये गलत हो गया। और ये सी ऑप्शन आपका सही है क्योंकि मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी दो बॉडी के ऊपर लगना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। नीड नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट मस्ट हैव द सेम डायरेक्शन। नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होता है कि इक्वल, बोल रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा हमेशा एक्शन और रिएक्शन वाले केस में मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है और जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है उनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये भी हमारा इसका मतलब कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय मास 100 ग्राम ऑन योर हेड इज़। बोल रहा है कि अगर हमारे सिर पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसका मास दे रखा है 100 ग्राम के बराबर, तो देखो 100 ग्राम जो दे रखा है इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें और इसको कन्वर्ट करें अगर किलोग्राम में, तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। आप सबको पता है कि अगर 100 ग्राम को अपन 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया है 1/10 kg के बराबर, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपने सिर पे रखेंगे तो उसके ऊपर हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो आ जाएगा F=m/g, ये आएगा, ठीक है। मास देखिए 1/10 kg दिया गया है। अगर g की बात करें तो देखो g की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर यूनिट क्योंकि g एक एक्सेलरेशन है, ठीक है, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो जो g की वैल्यू है वो 10 है। तो देखो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया तो बचा आगे 1, क्या बचा 1, तो ये आ गया 1 न्यूटन। तो जो सिर पे फोर्स लगेगा ना वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, देखिए क्या दिया गया है कि अ गन रिक्वायर्स ऑन फायरिंग बिकॉज ऑफ न्यूटन्स। बोल रहा है कि एक गन को जब फायर करते हैं तो वो रिक्वायल करता है, गन को पीछे की तरफ धक्का देता है। देखिए अगर बुलेट की बात करें तो जैसे ही गन से बुलेट फायर होती है तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन आपकी जो गन है वो गन जो है वो पीछे की तरफ जाती है। अरे ऐसा ही मान लो ये गन है आपकी, ठीक है, ये गन पीछे की तरफ जाता है। तो ये पूछ रहा है कि ये कैसे पता चलता है, मतलब किस इक्वेशन के थ्रू, किस लॉज के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये मतलब ऐसा केस है, किसके थ्रू। तो ये न्यूटन का कौन सा केस होता है, तो देखिए ये एक्शन रिएक्शन है। इसके ऊपर गन जो है एक्शन कर रही है तो बुलेट इसके ऊपर रिएक्शन कर रही है। तो एक्शन और रिएक्शन का जो केस देखने को मिलता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ में मिलता है। मतलब ये बोलेंगे थर्ड लॉ, और थर्ड कौन सा है, थर्ड लॉ किस में है, सी ऑप्शन में, मतलब सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे। अपने को ये बोल रहा है नेक्स्ट यानी 25 नंबर का क्वेश्चन कि इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डबल। बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल कर देते हैं देन इट्स मोमेंटम। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले एक ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था,
जिसका मास m था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो जो मोमेंटम यहाँ पे है ये m इंटू वी के बराबर है। जो मोमेंटम है वो किसके बराबर है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। कौन? मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम p है, लेकिन अब बोल रहा है ना कि हम इसका मास तो यही रखते हैं, मास m रखते हैं, लेकिन इसकी वेलोसिटी डबल कर देते हैं, मतलब 2v के बराबर कर देते हैं। तो फिर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम हम p डैश मान लेंगे, और p डैश इज इक्वल टू मास और इसकी वेलोसिटी 2v के बराबर है। तो ये आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इंटू वी के बराबर आएगा। ठीक है, अगर मास इंटू वेलोसिटी की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी क्या p के बराबर है? तो आप आगे लिख देंगे 2p। बात समझ में आ रही है? तो देखिए पहले के कंपैरिजन में जो अब का मोमेंटम आया है वो 2 टाइम है, मतलब मोमेंटम कितना बढ़ गया है? 2 टाइम बढ़ गया है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन देखें, रिमेन अनचेंज, गलत है, ऐसा नहीं है। बिकम्स हाफ, अरे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट बोला है सी, बिकम्स डबल, गुड, यही ऑप्शन है। बिकम्स 4 टाइम, गलत है क्योंकि 2 टाइम है, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी 2 क्वेश्चन है। तो देखिए ये अपने को दिया गया है 26 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या है, बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, देखिए बोल रहा है कि डेल पी जो होता है, मतलब जब मोमेंटम में चेंज करते हैं तो ये किसके बराबर है? तो डेल पी की अगर बात कर रहे हैं, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अगर पीछे हमने जब इम्पल्स देखा था तो उसमें देखा था कि चेंज इन मोमेंटम को बोला जाता है इम्पल्स, ये हम पीछे देखे थे। तो बेटा आप अच्छे से उसे ध्यान देना, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि किसके बराबर है? क्या एक्सेलरेशन के बराबर है? बिल्कुल नहीं। इम्पल्स के बराबर? हाँ, यही ऑप्शन करेक्ट है। क्या फोर्स के बराबर? बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी इनकरेक्ट है, मतलब अगर मोमेंटम में अपन चेंज करते हैं तो हमें इम्पल्स मिलता है। ठीक है, पल्स नहीं, इम्पल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा और लास्ट बोल ये रहा है कि रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो रॉकेट होता है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो देखिए रॉकेट जो है, रॉकेट एक्शन और रिएक्शन का खेल है। क्यों? क्योंकि रॉकेट से धुआं निकलता है, तो धुआं निकलेगा यानी गैस निकलती है, तो गैस पीछे की तरफ निकलती है, लेकिन रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। तो वहाँ पे देखिए अगर ये आपका रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, और यहाँ से जब ये आगे की तरफ मूव करता है, सपोज़ कर लीजिए v वेलोसिटी से, तो जो यहाँ से धुआं वगैरह निकलता है वो पीछे की तरफ निकलता है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर रॉकेट इसके ऊपर एक्शन लगाता है, तो जो गैस है, गैस रॉकेट के ऊपर रिएक्शन लगाती है। ठीक है, तो फिर इसी वजह से रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। तो एक्शन और रिएक्शन पेयर देखने को मिल रहा है, और ये केवल और केवल थर्ड लॉ ऑफ मोशन में था। मतलब हम देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो फर्स्ट दिया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनकरेक्ट। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल करेक्ट। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, अच्छा लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ही तो होता है ना, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो होगा नेक्स्ट, और यानी कि नए चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आप लोग फोर्स अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, मोशन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में जितने आपको होमवर्क, जितने आपको क्वेश्चंस दिए जाएं, और आप अपने बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इतना सब करने के बाद ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो